नमस्कार, मैं विकास कुमार बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन में आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस कुछ शॉर्ट्स वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कैसे किसी ट्रांसलेशन को बनाने के लिए हमारे कुछ स्ट्रक्चर दिए होते हैं, इसको फॉलो कर करके हम किसी ट्रांसलेशन को बनाते हैं। तो वो छोटे छोटे वीडियो थे जिन्हें मैं आज पूरी तरह से डिटेल में उसको एकजुट करके पूरा जितनी बातें समझाई गई थी सारे बातों को एक सिलसिलेवार तरीके से मैं फिर से आप लोगों को बताऊंगा, ताकि एक ही वीडियो में वो सारी बातें रिकैप हो जाए। ठीक है, आइए वीडियो में चलते हैं। मैं सोया मैथमेटिक्स क्लास से विकास कुमार आप लोगों के लिए बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन में। जैसा कि मैंने बताया था, किसी सब्जेक्ट सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। जिसमें मैंने आपको समझाया था किस प्रकार से आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को फाइंड करना है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को भी बताया था। फिर भी मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ उन सभी बातों को। जैसा कि मैंने बताया था कि वर्ब जो है दो प्रकार का होता है। वर्ब मीन्स क्रिया, जिससे किसी काम के होने का बोध होता है। ठीक, पहला मेन वर्ब होता है, सेकंड हेल्पिंग वर्ब होता है। मेन वर्ब, जब किसी वर्ब के अंत में आप ना या ने वर्ड को ऐड करते हैं तो वो मेन वर्ब कहलाता है। ऐसी स्थिति में हम टू लगा के वर्ब का पहला फॉर्म का यूज करते हैं। मेन वर्ब यानी क्रिया उसे कहते हैं जिससे किसी काम के होने का बोध। ऑल एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड मेन वर्ब। ओके, यहाँ मेन वर्ब का बहुत सारा फॉर्म होता है। पहले हम लोग फर्स्ट फॉर्म के बारे में जान लें कि जो भी हम लोग याद करते हैं बचपन से आज तक हमने जितने भी वर्ब याद किए हैं वो सब मेन वर्ब का पहला ही फॉर्म होता है। जैसे जाना का, टू गो, कहना का, टू से, समझना का, टू अंडरस्टैंड, सोचना का, थिंक, टू थिंक, कहना का, लिखना का, टू राइट होता है, और देखना का, टू लुक, और देखने का, टू वॉच, देखने का, टू सी, और बोलना का, टू स्पीक। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जिसे आप मेन वर्ब के रूप में समझ सकते हैं। इन सभी मेन वर्ब को हमें याद कर लेना चाहिए ताकि ट्रांसलेशन को बनाने में कोई समस्या नहीं हो। ये इनकी संख्या अनलिमिटेड है, आप जितना चाहें उतना याद करें, उतना आपके इंग्लिश के लिए आपका बेहतर होगा। हेल्पिंग वर्ब में टोटल हेल्पिंग वर्ब की संख्या हमारे पास 24 है, जिसको हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स होता है सहायक क्रिया। ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स क्या होता है? सहायक क्रिया। ऐसे क्रिया जो सेंटेंस के बनाने में हमारी मदद करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। इनकी संख्या टोटल जो है 24 है, और ये है हमारे इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, had, do, does, did, shall, will, would, can, could, may, might, must,
शुड आउट टू यूज टू नीट और डेयर। ठीक, हमने बताया था कि इज एम आर वाज वेयर के साथ मेन वर्ब का हमेशा चौथा फॉर्म लगता है और हैज एव हैड के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म का उपयोग किया जाता है और डू डू डिड के साथ हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म का उपयोग किया जाता है। ये सभी हमारे मॉडल हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं और मॉडल हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा मेन वर्ब का पहला फॉर्म का यूज किया जाता है। ये दो हेल्पिंग वर्ब जो है मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब होता है, मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब होता है और इनका उपयोग हम लोग मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दोनों रूप में करते हैं। आई होप आप सभी बातें समझ रहे होंगे। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लग रही हैं तो आप इन्हें अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब मैं आगे आप लोग को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा रिव्यू दे दूँ। जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर बता रखा है कि किसी भी सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, तो हमने मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को पहचानना सीख लिया है। अब हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की ओर चलेंगे। तो सब्जेक्ट के लिए हम एक छोटे से सेंटेंस लिखते हैं, जैसे रमेश विद्यालय या रमेश फुटबॉल खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। ठीक, अब इनसे हमारा जो खेल रहा है ये हमारा मेन वर्ब हुआ और ये खेल रहा है हमारा मेन वर्ब हो गया। ठीक है, इनसे पूछा जाए कौन खेल रहा है या किसने, इन दोनों में से किसी एक बात का भी आपका आंसर आ जाए तो आपको पता चलेगा कि हमारा सब्जेक्ट है। जैसे मेन वर्ब खेल रहा है, कौन खेल रहा है, तो यहाँ पता चलेगा रमेश खेल रहा है, रमेश जो है सब्जेक्ट हो गया। इनसे पूछा जाए क्या, कहाँ या किसे, इसमें से किसी एक बात का आंसर मिले आप उन्हें सब्जेक्ट समझेंगे और ये है हमारा खेल रहा है। रमेश क्या खेल रहा है, तो पता चला रमेश फुटबॉल खेल रहा है, तो फुटबॉल जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इस प्रकार से हमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब का पता चल गया। अगर आप इसी तरह कोई दूसरा सेंटेंस ले, जैसे मछली पानी में रहती है, कौन पानी में रहती है, मछली, ये हो गया सब्जेक्ट। और रहती जो है रहना से बना है, रहना, सेंटेंस में रहती है, रह रहा है या रह रही है, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा।
ये आपका मेन वर्ब है। मछली रहती है, कहाँ रहती है? पानी में रहती है, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। इस तरह से सेंटेंस में आप सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब पहचानना सीखेंगे। एक सेंटेंस और लिए जाते हैं। पापा मेरे लिए खिलौने लाते हैं। ठीक है, पापा मेरे लिए खिलौने लाते हैं। तो लाते हैं, लाना से बना है, ये आपका मेन वर्ब। कौन लाते हैं? हमारे पिताजी लाते हैं, ये हो गया सब्जेक्ट। पापा हमारे लिए क्या लेके आते हैं? खिलौने लेके आते हैं, ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्या का जो आंसर होगा वो आपको ऑब्जेक्ट कहलाएगा। कौन लेके आते हैं जो पता चलेगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। पिताजी हमारे सब्जेक्ट हो गए। पिताजी हम किसके लिए खिलौने लाते हैं? किसके लिए? मेरे लिए, तो ये भी ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस में आपके दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग अब मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट सभी पहचानने के बाद फिर आराम से बिना किसी परेशानी का आप ट्रांसलेशन बना सकते हैं। बट इसके लिए आपके वोकेबुलरी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी ग्रामर पे पकड़ होनी चाहिए। आप किसी भी सेंटेंस को आराम से बना सकते हैं। अब मैं इसके बाद एक नया टॉपिक बताने जाऊंगा न्यू वीडियो में। ठीक है, इसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। आई होप अगर आपको ये बात समझ में आ रही हो तो आप अपने कॉपी में इसे नोट डाउन कर सकते हैं।